At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यह आवाज थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। भारत के स्वरूप के बदलने की शुरुआत नेहरू जी के इन्हीं व्याख्यानों के उल्लेखन से हुई। राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मजबूती की धारणा आजादी से पहले प्रसारित दृढ़ संकल्प की भावना से हुई। जब देश एक व्यवस्थित संस्कृति एवं जटिल शिष्टता का दोषी था, तब आवश्यकता ने समाज के परिदृश्य को बदलने की गुहार की और राष्ट्र के नागरिकों ने उसे सहर्ष स्वीकारा। भारत में व्याप्त विशाल विविधता अलग अलग विद्वानों के आकर्षण का बिंदु रहा। मशहूर पत्रकार पी साईनाथ ने भारतीय विविधता को एक अलग नजरिए से देखा। India has incredible facial diversity. 629 districts. We are trying to capture 3 faces, one male, one female, one adult from every single district in the country. While trying to capture facial diversity, that we were also capturing the astonishing occupational diversity of people. 150 faces produce 250 occupations because everybody does 2-3 things to survive. When we make a film on a potter, we're not so obsessed with the final product, though we show you how beautiful it is. Our focus is on the labor, the skill, the work, the hard work that went into the making of the pottery. विविधताओं वाला यह राष्ट्र मात्र व्यवहारिकता में अंतर तक सीमित नहीं था, अपितु सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों परिप्रेक्ष्य में इसने अपने स्वरूप को चरितार्थ किया। भारत में बदलते सामाजिक संरचना के साथ साथ असंवैधानिक कृत्यों की परिभाषा भी बदली है। जहां एक काल ऐसा था कि राष्ट्र के नींव एवं ईश्वर के जीवन स्वरूप कहे जाने वाले अबोध बालक पूजे जाते थे, वहीं 2008 से 2011 के बीच नन्हे मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आने लगी। परिणाम स्वरूप 2012 में पॉस्को एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान की गई। महिलाओं के साथ कुकृत्य की घटनाओं को 2013 में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत कठोरतम दंडनीय अपराध की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कर दिया गया। समाज में बदलते कानूनों की परिभाषा केवल प्रत्यक्ष रूप के अपराध तक सीमित न रही, परंतु मानसिक उत्पीड़न जैसी चीजें सामान्य नागरिकों को असहज बनाती रही। जहां सरकारी तंत्र में रेड टेपिज्म जैसी चीजों का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सृजन हुआ। भारत की उभरती तस्वीर के साथ एक ऐसा भी दौर आया जब सरकारी तंत्रों के साथ मिलकर आपसी विवाद में उलझा परिवार घूसखोरी के साथ एक पक्ष को मृतक दिखा देता और संपत्ति का मालिक स्वयं बन जाता और अपनी पहचान खोया व्यक्ति रेड टेपिज्म का शिकार हो जाता। इन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखते हुए सन 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को गैर संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उसे पुख्ता कर दिया गया। सामाजिक चुनौतियां अक्सर उन्नति की बाधक बन जाती हैं और इसका परोक्ष प्रभाव नागरिकों की भागीदारी कम कर देता है, जिसका दुष्परिणाम महिलाओं एवं अन्य संबंधित वर्गों पर पड़ता है। इसके उदाहरण अलग अलग रिपोर्ट समय समय पर बताते रहे हैं। 18 अप्रैल 2022 के एक गैर सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के जीडीपी ग्रोथ में महिलाओं की भागीदारी मात्र 18% है, जो साफ साफ लैंगिक अंतर को इंगित करता है। आजादी के अमृत पर्व पर आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि लिंग भेद जैसी समस्याएं किस प्रकार से भारत को खोखला बना रही हैं। राष्ट्र निर्माण की भूमिका सदैव ही विश्वविद्यालयों के 4 दीवारों में पली बढ़ी है, जहां अलग अलग क्षेत्रों के महारथी तैयार होते हैं और राष्ट्र निर्माण में स्वयं को झोंक देते हैं। रक्षा का क्षेत्र भारत की गौरव गाथा को सदैव सुदृढ़ बनाता रहा है, जहां राष्ट्र को समर्पित युवा बल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सियाचिन ग्लेशियर में
-35 डिग्री तापमान में भी अपनी काया का कतरा कतरा राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित कर रहे हैं। उनके त्याग और समर्पण को हम राष्ट्र नागरिक कितना सरोकार करते हैं, हमें यह मंथन करने की आवश्यकता है। मरुस्थल की रेत हूं मैं, सियाचिन का आसमान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूं। -20 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूं। आदमजाद की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। ऐसे में हमें परिवेश के बारे में भी जान लेना अति आवश्यक है। जहां शहरी क्षेत्र का युवा वर्ग डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी बनना चाहता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र का युवा वर्ग रक्षा एवं विभिन्न सरकारी नौकरियों के सी और डी ग्रुप की नौकरियों तक ही सीमित रह जाता है। कहीं न कहीं अवसर की सुगमता सामाजिक एवं आर्थिक कारक के रूप में प्रस्तुत होता है और शहरी ग्रामीण वर्ग के मध्य खाई को और भी गहरी करने का कार्य करता है। अभ्युदय समूह के हम सभी विद्यार्थी स्वदेश दर्शन के पर्यटन पर नालंदा विश्वविद्यालय गए, जहां के इतिहास ने हमें आज की परिस्थिति का तुलनात्मक व्याख्यान करते हुए झकझोर दिया। सैकड़ों वर्ष पुरानी ज्ञान की धरोहर में शिक्षा के हर स्वरूप को एक समान महत्व दिया गया। आज के आधुनिक समाज में हम इंटीमेट एजुकेशन की बात करते हुए सर झुका लेते हैं, जबकि सैकड़ों वर्ष पुरानी शिक्षा की विरासत में आज भी इंटीमेट एजुकेशन के साक्ष्य हैं। विशाल आदर्शों पर आधारित अपना देश आज चारों दिशाओं में क्षितिज तक उन्नति ले जाने को आतुर है। अतुल्य सामर्थ्य के साथ भारत चिकित्सा, अभियांत्रिकी एवं खगोल विज्ञान की व्यवहारिकता में आज मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। ज्ञान विज्ञान के शोध एवं प्रयोगशालाओं ने भारत को तकनीकी क्षेत्र में सुदृढ़ बना दिया है। यही कारण कहा जा सकता है कि एक समय का कृषि प्रधान देश आज सेवा आधारित अर्थव्यवस्था अर्थात सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है। तकनीकी क्षेत्रों की व्यवहारिकता में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड जैसी चीजें आज के समाज को किस भविष्य की ओर इंगित कर रही हैं। आने वाले समय में इनके दुष्परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। यह एक ऐसा देश है जो हर साल 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियर प्रदान करता है। आज उनका मुख्य प्रयास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर जाना है। भारत व्यापार के अनुकूल माहौल बनाकर और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे कि PLI स्कीम को लॉन्च करके चीन की +1 रणनीति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ा और ऑटोमोबाइल से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक भारत अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों को उदार सब्सिडी प्रदान कर रहा है। भारत आज वैश्विक पायदान पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में है, जहां अनेक प्रकार के विविधताओं के साथ दुनिया को नई राह दिखा रहा है। चाहे वह G20 की प्रेसिडेंसी की बात हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या फिर शांति के प्रसारक भगवान बुद्ध के दर्शन की बात हो। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का यह कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के पद चिन्हों की खामियों को समझें एवं आगामी भविष्य के नीतियों में अपना योगदान दें। यह मंथन होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आज का साधारण सा दिखने वाला विद्यार्थी शायद राष्ट्र का अगला अब्दुल कलाम हो। समस्त अभ्युदय विद्यार्थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जय महामना, जय भारत।